नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। राधा रानी के धाम बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। नंदगांव के हुरियारों पर बरसाना के हुरियारों ने जमकर लाठियां बरसाई। तुम्हारे द्रगन की चोट रसिया होरी में मेरे लग जाएगी। अगर होली में किसी ने ब्रज के बरसाने और नंदगांव की लठमार होली नहीं देखी तो फिर क्या देखा? जी हाँ, श्री राधा रानी के धाम बरसाने की ये अलौकिक परंपरागत लट्ठामार होली के नज़ारे आपकी स्क्रीन पर हैं। होली के रंगों के बीच लाठियों की बरसात और उन लाठियों से अपनी ढाल के जरिए सुरक्षा करते ये हुरियारे, ऐसा अद्भुत नज़ारा दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ मथुरा के बरसाना धाम और नंदगांव धाम में ही देखने को मिलता है। और इस होली को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में मथुरा की ब्रज भूमि में पहुंचते हैं। पहले ये होली बरसाना में आयोजित होती है और उसके दूसरे दिन नंदगांव में। बता दें कि इस होली से एक दिन पहले बरसाना और नंदगांव के लोग एक दूसरे के गांव इस भव्य होली के आमंत्रण के लिए आते हैं और फिर बरसाने के लोग नंदगांव में और नंदगांव के लोग बरसाने में ये होली खेलते हैं। होली के रसिया गायन के बीच होली का यह लट्ठमार आयोजन जो कोई भी देखता है वह निहाल हो जाता है। आपको बता दें कि इस होली के लिए महिलाएं और हुरियारे पहले से ही तैयारी करते हैं। महिलाएं लट्ठमार होली में शिरकत करने के लिए अपने खान पान को दुरुस्त करती हैं, जिससे लट्ठ मारते वक्त वह थक न जाएं। वहीं ग्वाले भी महिलाओं की लाठियों से सुरक्षित रहने के लिए अपनी ढालों को दुरुस्त करते हैं। ब्रज की लट्ठमार होली के पीछे एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देखने के लिए बरसाने जाते हैं। इसके बाद कृष्ण और ग्वाले राधा और उनकी सखियों को छेड़ते हैं। इस पर श्री राधा और उनकी सखियां हाथों में छड़ी लेकर कान्हा और उनके ग्वालों को पीछे भगाती हैं। तभी से लट्ठमार होली की ये परंपरा चली आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, तीसरी बार आई हूँ। बहुत ज्यादा लट्ठमार होली खेल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। जो तैयारियाँ हैं वो कब से शुरू कर देते हैं आप? यहाँ पे तैयारियाँ हो जाती हैं 8-10 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। मेरी 22वीं होली है। हाँ जी, तैयारी बहुत दिन से पहले करते हैं। अच्छा लगता है हमको। तैयारी में अपने लट्ठ सजाना होता है, हमें अपने लहंगा चुन्नी सेट करने होते हैं। बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा लगता है हमको खेलने के लिए। हाँ, हर बार अच्छा लगता है। सेवायत अधिकारी नंद महल नंदगांव से हम यहाँ बरसाने में प्रतिवर्ष होली खेलने आते हैं। हमारी तैयारी भैया खत्म ही नहीं होती। अब आज होली है, अगले वर्ष की होली के लिए अभी से हम तैयार होना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल ये फाग महोत्सव है। ये 5,500 वर्ष पुरानी श्री राधा कृष्ण के मध्य की ये दिव्य लट्ठमार परंपरा आज तक चली आ रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि बरसाने की राधा रानियों से यहाँ लट्ठ खा करके और अपने जीवन को सफल बनाते हैं और अपने इष्ट आराध्य देव श्री कृष्ण की परंपरा की लाज रखते हैं। देखिए, हमारे होली का विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। इसमें अच्छी बात यह है कि लठ मारने वाले भी खुश हैं और लठ खाने वाले भी खुश हैं। इसलिए इसमें किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है और मैं सभी को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में और प्रसिद्धि और ख्याति इससे त्यौहार को मिले और सभी ब्रजवासियों को हमारी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। होली की क्या खासियत है? लड्डू मार होली का आयोजन हुआ था और एक जो कि ओप्पो कंपनी का है और ऐसा नजारा, ऐसा अद्भुत दृश्य है। अगर किसी यात्री गणेश सज्जन को मिले तो कृपया अपने स्पॉट को गोया माया केंद्र में पहुंचा दे या फिर थाना बरसाना में पहुंचा दे। आपकी अति कृपा होगी। और वो फोन ये कह रही है कि वो फोन किस्तों पे
स्टडी टूर के नाम पर पार्षद पतियों की अंडमान यात्रा को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब आगरा नगर निगम इन पार्षद पतियों से रिकवरी करने की तैयारी कर रहा है। स्टडी टूर के नाम पर पार्षद पतियों की अंडमान यात्रा अब उनके लिए नासूर साबित होने जा रही है। बता दें कि नगर निगम के स्टडी टूर के लिए पार्षदों का जत्था रवाना होता है, जिसका पूरा खर्चा नगर निगम की तरफ से वहन किया जाता है। लेकिन इस बार गए स्टडी टूर में कुछ महिला पार्षद नहीं गईं, बल्कि उनके पति नगर निगम के खर्चे पर अंडमान भ्रमण कर लौट आए। इस मामले की शिकायत जब नगर निगम प्रशासन पर पहुंची तो पार्षद पतियों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है और माना जा रहा है कि नगर निगम इन पार्षद पतियों से इनके ऊपर खर्च की गई राशि की रिकवरी कराएगा। पार्षद रवि माथुर ने भी पार्षद पतियों के इस टूर को नियम विपरीत बताया है, तो वहीं बसपा पार्षद धर्मवीर भारती ने इस पूरे प्रकरण पर मीडिया रिपोर्ट को ही गलत करार दिया है। नहीं, 58 लाख नहीं, 34 लाख रुपए खर्च हुए हैं और जो 83 लोग गए उनके जो भी खर्चा 42,000 रुपये कुछ एक ही पार्षद के ऊपर आया है, वो उसका पेमेंट हुआ है। तो क्या लगता है आपको ये स्टडी टूर पार्षदों को एक तरीके का पिकनिक शॉट दे देना? नहीं, पिकनिक शॉट नहीं है, असल में ये स्टडी के लिए होता है। स्टडी के लिए गए हैं, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि कुछ पार्षद पति चले गए और 2 पत्नियों की जगह पार्षद पति चले गए, जबकि स्टडी टूर जो है वो पार्षदों के लिए ही होता है और पत्नियों को जाने का, उसमें उनकी पत्नियों के बिना जाने का भी उचित नहीं होता है। तो इस तरह की शिकायत आई है, जो बिहार साहब से लोगों ने शिकायत की है कि 2 पार्षद पति चले गए और पत्नियां नहीं गई। तो ये इसकी जांच चल रही है, बिहार साहब ने भी जांच कराई है और नगराज जी ने भी कहा है कि इस तरह होना गलत है और ये नियम के विरुद्ध हुआ है। जिसने टूर की लिस्ट बनाई है, जिसने जाँच कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिना देखे हुए आपने लिस्ट दे दी और उनका भुगतान भी करा दिया कि जो आदमी चले गए बिना उसके, जबकि उनका कोई राइट ही नहीं बनता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो सिर्फ जो उलझन है वो इस बात की है कि जो पार्षद नहीं थी वो चले गए, उनकी पत्नियां नहीं गई। कायदा ये है कि पत्नियां जाएं और पति संग जाए तो वो पति अपना पैसा जमा कराता है, संग में जाने के लिए वो जा सकता है, लेकिन पत्नी के संग होते हुए अगर अपना पैसा भी जमा करा दे और पत्नी नहीं गई है तो नगर निगम उनको नहीं भेज सकता, क्योंकि उनको उसका कोई अधिकार नहीं। तो इसमें जांच चल रही है कि किस तरह से 2 पति बिना पत्नियों के चले गए। मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपा है कि बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों के बारे में छपा है, लेकिन वो गलत तरीके से छपा है। हमारा कोई भी बहुजन समाज पार्टी का पार्षद बिना पैसा जमा करे नहीं गया है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में क्या सही है और क्या गलत, इस मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन जांच करा रहा है और यदि पार्षद पतियों का जांच के बाद दोष पाया जाता है तो उनसे अंडमान खर्चे की पूरी रिकवरी कराई जाएगी। आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। बल्लभगढ़ के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक के समीप स्थित जाने माने गुफा होटल और रेस्टोरेंट का है, जहां आज सुबह करीब 7:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते इस रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। आनन फानन में यहाँ मौजूद लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी और सूचना पाते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। लेकिन रास्ते में लगी 4 भट्टियों के चलते फायर फाइटर्स को होटल के अंदर लगी आग पर काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने आग पर नियंत्रण पा लिया और भारी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। क्या नाम? 7:40 पे आग का मैसेज आया गुफा में, यहाँ रेस्टोरेंट बल्लौर आग लगी है। तुरंत मैसेज हमने बल्लौर फायर स्टेशन दिया, 5 मिनट बाद गाड़ी आ गई। मैसेज ज़्यादा होने के कारण हम भी वहाँ सेक्टर 15 से आए। हमने यहाँ देखा गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है, छोटी गाड़ी यहाँ आई, उसने कंट्रोल कराया गाड़ी पे। आगे 4 भट्टियाँ लगी हुई हैं, रास्ता है नहीं आग बुझाने के लिए। बड़ी मुश्किल से जाकर हमारे फायर फाइटर ने आग तक काबू पाया। फरीदाबाद के अटाली गांव में शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीद संदीप कालीराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। फरीदाबाद के अटाली गांव में शहीदी दिवस के अवसर पर पुलवामा अटैक में शहीद हुए अटाली गांव के शहीद संदीप कालीरमण, शहीद वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अटाली गांव में पुलवामा अटैक में शहीद हुए संदीप कालीराम की मूर्ति का स्टेडियम में अनावरण किया गया।
इस मौके पर फरीदाबाद के पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि शहीद वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने यदि देश के लिए कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम गुलाम देश के नागरिक होते और खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। आज यहाँ डाली गांव में हमारे पुलवामा के शहीद संदीप की आज शहादत को 2 साल पूरे हुए हैं और गांव के अंदर उनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था और उसके लिए गांव वालों ने एक समिति बनाई और एक खेल स्टेडियम के अंदर इस मूर्ति को लगाने का गांव की सरदारी ने, गांव की जो कमेटी बनी है उन्होंने निर्णय लिया और आज उसका अनावरण का कार्यक्रम। वहीं पृथला विधायक नयनपाल रावत ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार शहीदों के परिवार के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं देने के लिए हमेशा तत्पर है। हरियाणा सरकार शहीद परिवारों के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ देने के लिए प्रयासरत है। हल किया उसके बाद यहाँ एक अच्छी सी माननीय पूर्व मंत्री श्री विपुल गोयल द्वारा और बस्ती के लोगों द्वारा एक जो ना स्टैचू उस भाई का शहीद संदीप जी का बनाया गया है। आज उसका अनावरण हमने और विपुल जी ने किया है, तो उसके लिए आज हम यहाँ डाली गाँव में आए। फुटबॉल स्टेडियम ऑलरेडी बना हुआ है। मेरी योजना है कि मैं इस स्टेडियम को एक तो आधुनिक बनवाऊँगा और इसको श्री संदीप जी के नाम से, शहीद संदीप के नाम से इसे जो ना बनवाने के प्रयास करूँगा। हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को सौगात दी है। बता दें कि करीब 6.25 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क को मंजूरी मिल गई है। बल्लभगढ़ विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र को हरियाणा सरकार ने सौगात देते हुए करीब 6.25 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली 4 लेन सड़क को मंजूरी दे दी है। ये सड़क सेक्टर 22 एरिया हार्डवेयर चौक वाया शमशान घाट होती हुई बल्लभगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ेगी, जिससे आम जनता के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। खास बात यह है कि परिवहन मंत्री ने यहां की जनता से किया हुआ अपना वायदा पूरा किया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 22 हार्डवेयर वाया शमशान घाट होते हुए औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ती ये सड़क कई साल से खराब है। अब ये सड़क RMC की बनवाई जाएगी। क्षेत्रवासियों की मांग पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 6.25 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की थी। ये सबसे बड़ी डिमांड जो हमारे जो इलाके की थी, रेल पार का जो इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, 22, 23, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है औद्योगिक क्षेत्र है और सोना के लिए जो रोड निकलता है उसको टच करती है हाईवे से और उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी हालत में सबसे बुरी हालत उस रोड की थी और उसके कारण क्या है कि लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है और जो 5.5-6 करोड़ की लागत से जो बनके तैयार होंगे और जल्दी हम टेंडर लगाएंगे और मैं मानता हूँ 5-6 करोड़ के 6.25 करोड़ की लागत से है जो 4 लाइन है। देश भर के साथ कासगंज में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते जिलाधिकारी ने CMO कार्यालय में बैठक की। देश के कई अन्य राज्यों एवं शहरों के साथ साथ कासगंज जनपद में भी कोविड-19 के मरीज सामने आ रहे हैं। आज मंगलवार को एक महिला सहित 3 कोविड-19 मरीज के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी CP सिंह ने CMO डॉक्टर अनिल कुमार, डिप्टी CMO अविनाश कुमार के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आपातकालीन बैठक कर वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस से हर संभव निपटने के दिशा निर्देश दिए। दिशा निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हो गई हैं। उन्होंने कलावती आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, गोरहा, बीकेजन नॉर्था आइसोलेशन अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान CMO डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया, देश भर में कोविड के मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं होली के पर्व पर बाहरी लोगों का कासगंज में भी आना जाना होता है। ऐसे में जिले में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका है, जिसके चलते आइसोलेशन अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। प्रदेश में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए क्योंकि केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, अन्य प्रदेशों से लोगों का आगमन आना जाना शुरू हो गया है, तो उसके मद्देनज़र हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कुछ अस्पतालों को हम जो है पहले से जो निर्धारित थे उन्हीं की तैयारियां के लिए हम आए यहाँ पे देखने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं लोग, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तैयारी करके संक्रमण को रोक सकें। आगरा में न भ्रष्टाचार मुहिम का असर दिख रहा है, न ही CM योगी के आदेशों का, जिसके चलते नगर निगम आगरा भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ है। ताजा मामला स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रचार प्रसार से जुड़ा है। नगर निगम अधिकारियों ने विज्ञापन एजेंसियों के साथ मिलकर निगम को लाखों का चूना लगाने की पटकथा लिख दी है। निगम के पूर्व विज्ञापन प्रभारियों ने लाखों रुपए के बकायेदारों को
एनओसी जारी कर दी है, जिससे निगम का लाखों का बकाया राजस्व खटाई में पड़ सकता है। विज्ञापन एजेंसियों ने 2019 में बैक टू बैक विज्ञापन किया था, जो नियम विरुद्ध था, जिसके बाद नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसियों को करीब 5 करोड़ रुपए के नोटिस भी जारी किए थे, जिनका कुछ हिस्सा ही जमा हो पाया है और अन्य सभी पर लाखों का बकाया है। ऐसे में एनओसी जारी करना नियत पर सवाल खड़े जरूर करता है। इस मामले में कैमरे पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा तत्कालीन विज्ञापन प्रभारी का दावा है कि नगर आयुक्त के आदेश पर एनओसी जारी की गई। जबकि नगर आयुक्त निखिल फुंडे से बात की गई तो उनका कहना था कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है और न ही किसी एनओसी के लिए उन्होंने संस्तुति दी है। नगर आयुक्त से जब पक्ष जानना चाहा तो उनका फोन नहीं उठा और न ही मैसेज का जवाब मिला। लेकिन इस मामले में ये तय है, अगर गंभीरता से जांच की जाए तो कईयों की गर्दन फंस सकती है। मथुरा में दिन के वक्त अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो गया। बता दें कि दोपहर के बाद अचानक आसमान में काले बादल छाए और देखते ही देखते तेज आंधी तूफान और उसके बाद बारिश और ओलावृष्टि की वजह से आम दिनों की तरह दौड़ते शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। हवाओं का मिजाज इतना भयावह था कि कई इलाकों की बत्तियां गुल हो गईं और जड़ों से पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गिरे। स्वास्थ्य विभाग और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य संचार्य सुदृढ़ीकरण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर संपन्न इस कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश और आगरा में सबसे अधिक टीबी रोगियों की संख्या पर चिंता जाहिर की। जिला क्षय रोग अधिकारी ने टीबी मामलों पर जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आगरा में सबसे ज्यादा टीबी के मामले हैं। इसमें सबसे ज्यादा केस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मामलों के हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर यूबी सिंह ने कहा कि वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करना है। इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस पर लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अभियान की सफलता के लिए उन्होंने मीडिया के प्रयासों की भी सराहना की। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसे अलग अलग जगहों पर कार्यशाला करके एक दूसरे से खास तौर से मीडिया के द्वारा ये विस्तृत संदेश देना है पूरे जनपद में सब जगह। टीबी का रोग ऐसा नहीं रह गया कि जो WHO के कंसल्टेंट RI डॉक्टर चंदेल जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आकर के दवा उसका लेना बहुत ही आवश्यक है। एक बार दवा शुरू कर दें, लेना आवश्यक होता है, नहीं तो सर 2025 तक इस लक्ष्य को सर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आगरा के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर RC पांडे ने भी क्षय रोग उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों को बेहतर बताया। बढ़ते कोरोना के मामलों पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आम जनमानस को ये मानकर चलना चाहिए कि लॉकडाउन है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अपने सभी कार्य करें। लोगों द्वारा जो रहता है अपने अपने विचार रखे गए हैं। इसमें मीडिया कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया किसी भी कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा राज है और जब तक जन जन तक इसकी वाणी नहीं पहुंचती तब तक लोग जागरूक नहीं होते। लोगों को जागरूकता के लिए ये सबसे बड़ा साधन है और इसमें जो मीडिया उपस्थित हुई हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ऑडियो वीडियो हो, वो सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि विश्व में अगर कहीं सबसे ज़्यादा मरीज हैं तो वो भारत में हैं और भारत में भी अगर सबसे ज़्यादा मरीज़ कहीं पर हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। जैसा आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा मरीज़ आगरा के अंदर हैं और MDR के मरीज़, जो कि हमारे लिए अलार्मिंग एक तरीके से स्थिति है। MDR बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं यहाँ पर आगरा में और उसके पीछे डॉक्टर प्रदेश जो हमारे WHO कंसल्टेंट हैं उनके द्वारा जैसा बताया गया है कि जो इरेगुलर ट्रीटमेंट लोग ले रहे हैं या जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है वो वाला ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके कारण MDR बढ़ता जा रहा है। विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित इस मीडिया कार्यशाला में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की और दुनिया भर में टीबी के मामलों के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारत का स्थान पहले नंबर पर बताया, जिसमें आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर है।
बहरहाल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग और उनकी तमाम टीमें जनपद भर में घर घर से टीबी के मरीजों को खोजने में लगी है, जिससे वर्ष 2025 तक देश के इस महत्वाकांक्षी मिशन को हासिल किया जा सके। आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। कासगंज जनपद में फिर एक बार 3 तलाक का मामला सामने आया है। मामला थाना गंज डुडवारा के बरेठी नगला का है, जहां पति पत्नी ने आपसी सहमति से एक दूसरे को तलाक दे दी। पति शान मोहम्मद द्वारा बताया गया कि विगत 2 मार्च को उसकी पत्नी जीनत अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। मामला थाने तक पहुंचा और पुलिस की खदेड़ बुन के कुछ दिन बाद प्रेमी को साथ लेकर पत्नी गांव आई, जिसके बाद गांव के संभ्रांत लोगों के यहाँ एक पंचायत बिठाई गई। लोगों ने पति पत्नी को समझाया और एक दूसरे के साथ रहने के लिए लाख प्रयास भी किए, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को हरगिज राजी नहीं हुए। ऐसे में बात जब नहीं बनी तो मंगलवार को संवैधानिक एवं शरीयती अरकान पूरे करने के बाद रजिस्टर्ड तलाक दिलाया गया। कासगंज के सीएमओ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाएगा। जनपद में डीएम सीपी सिंह की अध्यक्षता में नगरपालिका से रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने टीबी के मरीजों को जिले भर का आंकड़ा बताते हुए कहा कि जनपद में टीबी के 2145 मामले, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में 1116 मामले हैं। टीबी के कुल मामले कासगंज जनपद में 3261 हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है। हालांकि प्रॉपर इलाज कुछ नई तकनीकियों से इसे आसान बना दिया है। उन्होंने बताया कि जागरूकता के लिए रैली निकाली जाएगी, जबकि इस अवसर पर कासगंज के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भी विशाल गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कल 24 मार्च को पूरे विश्व में विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जनपद में कल रैली का आयोजन किया जा रहा है एनसीसी कैडेट्स के सहयोग से, और एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में। ये किया जा रहा है 2 बजे से, ठीक है। और हमारे जनपद में टीबी के जो कुल केसेज हैं 2145 केसेज हमारे डिपार्टमेंट में हैं, स्वास्थ्य विभाग में, और जिनका इलाज चल रहा है। और टोटल ये प्राइवेट इसमें सेक्टर में 1116 केसेज हैं। कुल मिला के 3261 केसेज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है टीबी के रोगियों का। और ये भी इसमें जिस भी व्यक्ति को 15 दिन से ज़्यादा खांसी, बुखार और या वेट लॉस, वजन कम होना, अगर कोई सिम्टम पाया जाता है तो उसको जो है तुरंत CSC PSC पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आकर अपनी जांच कराएं, स्पुटम की जांच कराएं। और इसमें एक CT नेट की सुविधा भी है, जिसमें सिंगल डे में एक ही दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, पता चल जाता है वो टीबी उसको है या नहीं। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। समस्त ब्रजवासियों को कल्याणी मेडिकल एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पूछेंगे सवाल, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। आप देंगे जवाब। हमारे पीएम का पूरा नाम क्या है? ये मैंने अभी मेरे को लिए लिखवा नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। अच्छा, 7 का टेबल आता है आपको? मेरी मैथ्स बहुत वीक है। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। नोटबंदी के बारे में तो पता ही होगा। 14 दिसंबर। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। हमारी पीएम का नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आलू का उत्पाद कहाँ होता है? आलू का उत्पाद खेतों में होता है। हम अपनी तरफ से देते हैं एक छोटा सा गिफ्ट।
देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द लोन फैक्ट्री।